सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 20 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 अप्रैल को। तो लीवर की बीमारी के कारणों के बारे में जागरूकता फैलाने और इसके रोकथाम के लिए सुझाव देने के लिए हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है। लीवर आप जानते हो त्वचा यानी कि स्किन के बाद सबसे बड़ा अंग यही है, और लीवर इसे आप कह सकते हो ये सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि ग्लैंड भी है। और आपको याद होगा अभी वैज्ञानिकों ने इंसान के शरीर में एक नया अंग खोजा था जिसे क्या क्या कहा? रेस्पिरेटरी एयरवे सेक्रेटरी। कहाँ पे खोजा गया? लंग्स में, फेफड़ों में। अच्छा देखिए अप्रैल में कौन कौन से डे हमने मनाए। आपको याद है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी मनाया, 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ ने शौर्य दिवस मनाया था, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया गया, 11 अप्रैल को एक तो पार्किंसन डे मनाया और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस, इंटरनेशनल टर्बन डे और सियाचिन दिवस मनाया, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया, 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे विश्व कला दिवस मनाया, 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस वर्ल्ड वॉइस डे के रूप में मनाया। तो अप्रैल के डेज अभी तक हमने मनाए हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए अभी हाल ही में चर्चा में रही पॉइजन पिल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर होगा कंपनी का अधिग्रहण। पॉइजन पिल ये किसी कंपनी को जबरन अधिग्रहण से बचाने का तरीका है। एक्चुअली में दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति है एलन मस्क, वे ट्विटर को खरीदना चाहते हैं, पर ट्विटर का निदेशक बोर्ड इसे अधिग्रहित होने से बचाना चाहता है, इसलिए निदेशक बोर्ड ने ये पॉइजन पिल रणनीति अपनाई है। तो ये एक सीमित अवधि की शेयर धारक योजना है जिसमें होगा क्या? वो व्यक्ति जिसने इसका अधिग्रहण करने के लिए सबसे ज़्यादा शेयर खरीदे हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है, उन शेयर की वैल्यू कम कर दी जाती है, या यूं कहें कि कंपनी का अधिग्रहण करने की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए उस व्यक्ति को जो इसे खरीदना चाहता है उसे और शेयर खरीदने पड़ेंगे। पर यहाँ पे ये रूल भी लागू हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति 15% से ज़्यादा शेयर नहीं खरीद सकता। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था एलन मस्क के पास ट्विटर के लगभग 9% शेयर है। अच्छा ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में चर्चा में रहा EDAR पोर्टल, इसका संबंध किस मंत्रालय से है? तो आंसर होगा सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। फुल फॉर्म क्या हो गई? ई मतलब तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, DAR मतलब हो गया डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट। और अभी इसे किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा सड़क परिवहन मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। और इसे सरकार ने बीमा कंपनियों के परामर्श से तैयार किया है। अब इसको लॉन्च करने से होगा क्या? तो ये सड़क दुर्घटनाओं की तत्काल जानकारी प्रदान करेगा, ये दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में भी मदद करेगा, और यहाँ पे दुर्घटना में शामिल वाहन, दुर्घटना की तारीख और प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR संख्या का डेटा भी रखा जाएगा। अभी आपको याद होगा नितिन गडकरी जी को माधव राज पुरस्कार भी मिला था। और पोर्टल से याद आएगा टेम्पल 360 पोर्टल को अभी लॉन्च किया था किस मंत्रालय ने? संस्कृति मंत्रालय ने। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने ही फास्टर एप्लीकेशन और सुपेस पोर्टल को भी लॉन्च किया था। और बताओ मुझे अभी आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया था? तमिलनाडु सरकार ने। और अभी नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? असम राज्य। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य ने MTS यानी कि प्रवासन ट्रैकिंग प्रणाली इसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र की सरकार ने मौसम में प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए ये माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? उन्हें ट्रैक करके उनके स्वास्थ्य का, उनके पोषण का, उनके बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, और उन्हें समय पर टीकाकरण लग रहा है या नहीं लग रहा है इसका भी ध्यान रखा जाएगा।
अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, कैपिटल क्या है इसकी मुंबई है। और मुंबई से आपको याद होगा अभी यूनाइटेड नेशन के फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक तो मुंबई और एक हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में घोषित किया है 2021 के लिए। उसके अलावा 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी करेगा मुंबई। और आपको याद होगा 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बना था मुंबई। बुलेट ट्रेन चलेगी मुंबई से अहमदाबाद, जिसका पहला स्टेशन बन रहा है सूरत में। और टॉम टॉम 2021 का जो ट्रैफिक इंडेक्स आया था उसमें सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया था भारत में मुंबई को, जो कि विश्व में 5वें स्थान पर है। और दुनिया में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया था टर्की का इस्तांबुल। और देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर ये शुरू हुआ था महाराष्ट्र के मुंबई में ही। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर। किस नदी के मुहाने? उल्हास नदी। और मुंबई के साथ में 2 दर्रे आप लोगों ने पढ़े हैं, एक है थालघाट दर्रा जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और दूसरा है भोरघाट दर्रा जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। उसके अलावा आपको पता है स्टेच्यू ऑफ नॉलेज, बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये मूर्ति है 70 फीट ऊंची, कहाँ पे स्थापित किया गया? महाराष्ट्र के लातूर में। और अभी भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा कवच 2 नाम से एक संयुक्त अभ्यास किया था पुणे में। और पुणे से आपको क्या याद है कि देश की पहली मेडिकल सिटी जिसको नाम दिया इंद्रायणी मेडिसिटी, ये पुणे में स्थापित की जाएगी। मतलब यहाँ पे सभी उपचार एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे। अभी मुंबई पुलिस ने संडे स्ट्रीट पहल को भी शुरू किया था। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलो बताओ अभी कर्नाटक ने किसे ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा रॉबिन उथप्पा। तो अभी कर्नाटक सरकार ने नीति आयोग के साथ मिलकर के कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है, और जो भारतीय क्रिकेटर है रॉबिन उथप्पा, उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। आपको याद होगा ऋषभ पंत ये डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। आमिर खान फार्म इजी के ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और विद्या बालन भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और मुझे बताओ अभी खादी व बिहार के अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? मनोज तिवारी को। अभी गुरुग्राम के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी तनिष्का कोटिया, चेस प्लेयर हैं ये। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीत लिया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। तो 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो भी 6 से 17 अप्रैल तक आयोजित की गई थी, कहाँ पर? भोपाल मध्य प्रदेश में। और अभी उसे जीत लिया हरियाणा ने। किसे हराया? तमिलनाडु को। तो हरियाणा ने 2011 के बाद पहली बार ये ट्रॉफी जीती है। और हॉकी से आपको याद होगा अभी FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 को किसने जीता? नीदरलैंड ने जर्मनी को हरा करके। ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। और जर्मनी को ही हराया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, और ब्रोंज मेडल जीता था। और इसी तरह से मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 जो कि उड़ीसा में हुए थे, उसमें भी अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा करके ये वर्ल्ड कप जीता था। अभी आपको याद होगा 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी तमिलनाडु में, उसको जीत लिया उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को हरा के। अभी 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 हुई थी, पहली बार हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई थी, जिसको लद्दाख ने जीता। और दूसरी जो आपकी नेशनल आइस हॉकी मेंस चैंपियनशिप हुई थी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग ने, उसको ITBP ने जीता था लद्दाख को हरा करके। उसके अलावा ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप को किसने जीता? भारतीय रेलवे ने आर्मी 11 को हरा करके। ये हुआ कहाँ पे था? भोपाल मध्य प्रदेश में। अच्छा मुझे बताओ FIH प्रेसिडेंट अवार्ड किसे मिला था? FIH मतलब होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, तो VK पांडियन को। और आप जानते हो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निकोंगबाम है जो कि मणिपुर से हैं। और हॉकी से 2 स्टेडियम आपको याद रखने। पंजाब में जो मोहाली हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया। और उसी तरह से उड़ीसा में एक नया हॉकी स्टेडियम बन रहा है जो कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। और 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो यहीं पे होंगे। बाकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, जिसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। याद रखना, बढ़ते आगे।
चलिए बताइए, अभी हाल ही में प्रतियोगी परीक्षा में छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए अभ्यास कार्यक्रम ये किसने आयोजित किया? ऑल इंडिया रेडियो। तो अभी ऑल इंडिया रेडियो ने प्रतियोगी परीक्षाओं कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका नाम रखा है अभ्यास। ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों और नौकरी चाहने वालों का मार्गदर्शन करना। और रेडियो की बात हो गई तो आपको फटाक से याद आ गया होगा, कल ही हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पढ़ा था रेडियो से संबंधित कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल ये लॉन्च किया गया। क्या नाम है उसका और कहाँ पे लॉन्च किया गया, ये दो प्रश्न बनेंगे। नाम है रेडियो अक्ष, नागपुर में इसको लॉन्च किया गया। और वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है? जिस दिन हम राष्ट्र महिला दिवस नेशनल वुमेन डे मनाते हैं, यानी कि 13 फरवरी को। थीम क्या रही थी? रेडियो एंड ट्रस्ट। उसके अलावा हमने पढ़ा था न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम वर्ल्ड रैंकिंग आई थी, जहाँ पे न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पे ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय किस देश में है इसकी रैंकिंग दी गई थी। तो उसमें भारत को छोड़ करके बात करेंगे तो पहले स्थान पे था यूएस, दूसरे पे फिजी था और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया था। तो ये भी ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सी वैश्विक भुगतान कंपनी ने दुनिया के पहले क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा मास्टर कार्ड। तो अभी दुनिया का पहला क्रिप्टो क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया गया है और इसके लिए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है नेक्सो। उसने ग्लोबल पेमेंट कंपनी है मास्टर कार्ड उसके साथ समझौता किया है और इसे दुनिया का पहला क्रिप्टो पेमेंट कार्ड भी कहा जा रहा है। अब इससे होगा क्या? तो इस कार्ड के माध्यम से जो यूज़र होगा वो अपने डिजिटल एसेट्स मतलब जो भी उसके डिजिटल करेंसी है, बिटकॉइन वगैरह, इनको बेचे बिना ही खरीदारी के लिए इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकेगा। और इस क्रिप्टो कार्ड में उस डिजिटल एसेट्स को गारंटी के रूप में रखा जाएगा। मतलब जैसे कि अगर आपके पास डिजिटल करेंसी है और आपके पास ये कार्ड है, तो आप अपनी उस डिजिटल करेंसी को बेचे बिना जो भी आप शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं, जो भी खरीदारी करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। बस होगा क्या, जितने की आप शॉपिंग कर रहे हैं, जितने की आप खरीदारी कर रहे हैं, उतने का जो आपका डिजिटल करेंसी है उसको गारंटी के रूप में रख लिया जाएगा। और आप कितने की खरीदारी कर सकते हैं? तो आपके कार्ड में जितने वैल्यू की क्रिप्टो करेंसी पड़ी हुई है उसके 90% तक की है। और वैसे इस कार्ड को शुरुआत में यूरोप के कुछ देशों में ही उपलब्ध कराया जाएगा। अच्छा, मास्टर कार्ड की बात करते हैं। पहले स्थापना होती है 1966 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और उसके CEO माइकल माइबेक है। और डिजिटल करेंसी से कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स मैं आपको याद दिलाऊं तो एक प्रश्न तो ये बनेगा कि अभी किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया था? बिटकॉइन ये आपकी पहली डिजिटल करेंसी है जिसका जनक माना जाता है सातोशी नाकामोतो को। तो प्रश्न क्या था, किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया? तो आंसर होगा अल सल्वाडोर ने। ऐसा करने वाला ये पहला देश बना था। और फेसबुक की डिजिटल करेंसी जो है लिब्रा, उसका नाम बदल के डायम कर दिया गया था। और नाइजीरिया ने अभी किस नाम से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की थी? ई नायरा। और आपको याद होगा एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि क्रिप्टो को अपनाने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर वियतनाम है। अच्छा, मुझे बताओ किस देश में बिटकॉइन के जो संस्थापक कहे जाते हैं सातोशी नाकामोतो, उनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था हंगरी के बुडापेस्ट में। और बताओ किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई थी? अल सल्वाडोर ने। और भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15, इसको किसने लॉन्च किया था? क्रिप्टो वायर ने। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा स्टेफानोस सित्सिपास। तो ग्रीक टेनिस प्लेयर हैं स्टेफानोस सित्सिपास, जिन्होंने अभी मोंटे कार्लो मास्टर्स 2022 का खिताब जीत लिया है। इसमें उन्होंने किनको हराया? अलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना को हराया। अच्छा बताइए, अभी मियामी ओपन टेनिस खिताब किसने जीता था? तो देखो, पुरुषों में बात करेंगे तो कार्लोस अल्काराज ने जीता था, जो कि स्पेन के टेनिस प्लेयर है। और महिलाओं में बात करेंगे तो इगा स्विटेक ने जीता था, जो कि पोलैंड की प्लेयर हैं। उसके अलावा इगा स्विटेक हमने पढ़ा था कि पोलैंड की टेनिस प्लेयर है, अभी बता ही दिया आपको। और वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाली पोलैंड की पहली और दुनिया की 28वीं महिला टेनिस प्लेयर ये बन गई हैं। अभी एश्ले बार्टी ने संन्यास की घोषणा कर दी थी, उसके बाद ऐसा हुआ। और BNP परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022,
इसमें महिला एकल का खिताब इन्होंने ही जीता था, ईगा स्विटेक ने। और अभी मैक्सिकन ओपन 2022 को किसने जीता था? राफेल नडाल ने। और राफेल से याद आएगा आपको, और इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल टाइटल राफेल नडाल ने जीता था, ये स्पेन के प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल वो जीता था एशले बार्टी ने, वो ऑस्ट्रेलिया की है। और डेविस कप का संबंध टेनिस से ही है, जिसको अभी रशिया ने जीता था। चलो मुझे बताओ, वर्ल्ड टेनिस डे कब मनाया जाता है? ये मार्च के पहले सोमवार को मनाते हैं, तो इस बार हमने 7 मार्च को मनाया। ध्यान रहेगा, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में जारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011 की तुलना में 2019 में गरीबी में कितनी गिरावट आई है? तो आंसर होगा 12.3%। तो अभी हाल ही में जारी विश्व बैंक की एक नीति शोध कार्य पत्र के अनुसार भारत में गरीबी 2011 की तुलना में 2019 में 12.3% कम है। मतलब गरीबी की गणना दर 2011 में 22.5% थी और उससे घटकर 2019 में कितनी रह गई है? 10.2% रह गई है इसके अनुसार। और इसमें यह भी बताया गया है कि शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में ज़्यादा कमी आई है। तो 2011 से 2019 तक में बात कर रहे हैं, ग्रामीण गरीबी में 14.7%, जबकि शहरी गरीबी में 7.9% की गिरावट आई है। और ये किसके अनुसार बात कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक के अनुसार। वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना होती है 1944, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, इसके अध्यक्ष है डेविड मालपास। तो ये डेटा ध्यान रखना, बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज हामिश बेनेट ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के पेसर यानी कि तेज गेंदबाज हैं ये हामिश बेनेट, जिन्होंने अपने 17 साल पुराने क्रिकेट करियर से संन्यास की घोषणा कर दी है। अब बात न्यूजीलैंड की है, तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। कैपिटल इसकी वेलिंगटन है, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा आर्डन। अच्छा मुझे बताओ, वित्तीय क्षेत्र के लिए जलवायु परिवर्तन कानून लाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड। और फॉर्चून की वर्ल्ड की टॉप 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स 2021 की लिस्ट आई थी, उसमें जो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जैसिंडा आर्डन, वो टॉप पे रही थी। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 का मेजबान है? तो आंसर होगा सिंगापुर। तो इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कंजर्वेशन 2022 इसका मेजबान देश है सिंगापुर। और भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो महानिदेशक हैं, उन्होंने सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 में वर्चुअली पार्टिसिपेट किया और भारत में अपशिष्ट जल उत्पादन, उपचार और प्रबंधन की स्थिति पर एक प्रस्तुति भी दी। अच्छा वैसे हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर। और वर्ल्ड वाटर डे हम 22 मार्च को मनाते हैं। और जल से आपको एक अवार्ड याद आएगा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार। यह भी 2022 का किसने जीता? प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट ने। और ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है, इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर भी कहा जाता है। अभी आपको याद होगा, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश को। और सर्वश्रेष्ठ जिलों की श्रेणी में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर पहले स्थान पर रहा। अभी भारत का डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। और पानी के नीचे कौन सी मेट्रो चलाई गई? कोलकाता मेट्रो, हुगली नदी के नीचे। उसके अलावा जल जीवन मिशन ये लॉन्च हुआ था 2019 में। और आपको याद होगा, जल जीवन मिशन के तहत 100वां हर घर जल जिला बना था हिमाचल प्रदेश का चंबा। 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर पुरी है। वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर इंदौर है। और हर घर जल वाला पहला राज्य आपका गोवा है। अच्छा, जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? 2024 तक हर घर नल से कनेक्शन देना। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे क्या पूछा था? हुनर हाट का 40वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा मुंबई में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया है आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम का लिंक भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।